पंकज गुप्ता फ्रॉम स्मार्ट एकेडमी। मैं आज आपके लिए फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। भारत में आर्थिक सुधार 1991 एलपीजी सिस्टम कैसे सुधारा गया, इसके बारे में आज आप बात करेंगे। ये एक यूनिक वीडियो है। ये 9th, 10th, 11th, 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर या जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इस चैप्टर में ये चैप्टर आपको हर जगह पे मिलेगा और इसकी बात हर जगह पे होगी। इसलिए बच्चों, मैं अभी ऐसे वीडियो ला रहा हूँ जो बिल्कुल यूनिक हैं और जो सभी क्लासों में काम आएंगे और कुछ लोगों के लिए जनरल नॉलेज के भी काम आता है। आईपीएस वगैरह एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत में आर्थिक सुधार, द इंडियन रिफॉर्म्स या इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, जो लेके आया हूँ मैं 1991 सिंस 1991। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स करके भेजिएगा कि इस बारे में मैं और वीडियो बनाऊं। आज मैं अभी इसका केवल एक पार्ट लेके आया हूँ, 3 पार्ट में इसके वीडियो बनाऊंगा। कोई भी चीज जब आती है तो उसके सामने प्रश्न होता है कब, क्यों और कैसे। तो पहले तो हमने देखे कि सुधार की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इस पर हम बात करेंगे कि आज आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर कैसे किया और कहाँ तक सफल हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस विषय पर बात करने वाले हैं कि हमको आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा, जैसा कि मेरी आदत है, मैं हिस्ट्री में जाना पसंद करता हूँ। तो पहले आपको पीछे लेके चलता हूँ, जैसा कि पिछली वीडियो में भी लेके गया था। मैं बात करता हूँ फिर से 1947 की। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ के जो राजनायक थे, जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, उन्होंने योजना बनाई देश को आगे ले जाने की। जब अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, हमारा देश कंगाल था, कुछ नहीं बचा था यहाँ पर, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई। उस प्लान के अंतर्गत भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है बेटा, पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर देश को आगे ले जाने की बात की गई। पर हुआ यूं कि कुछ समय तक तो ठीक था, परंतु 80 के दशक से कुछ क्राइसिस आना चालू हो गया और 80 के दशक से जब क्राइसिस आना चालू हुआ तो 90-91 तक वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। 90-91 तक जब काफ़ी हद तक बढ़ गया तो वहाँ पे सुधार की जरूरत पड़ी। मैं कहता हूँ जुलाई 1991 से इस सुधार का प्रारंभ किया गया। जुलाई का महीना 1991, उस टाइम पे देश आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा था। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अपने यहाँ निर्यात करने या आयात करने की क्षमता केवल 7 दिन की बची थी। भारत दिवालिया होने की कगार पे आ चुका था। मतलब अगर हम ये देखें तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडारण पूरा खाली हो चुका था। हम इस स्थितियों पे गुजर रहे थे, मतलब हम दिवालिया होने की स्थिति पे थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, और उनके कैबिनेट में शामिल वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं अभी मोदी जी के ठीक पहले, उन्होंने इस योजना पर काम चालू किया जिसको नाम दिया उन्होंने एलपीजी सिस्टम। एल फॉर ग्लोबलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस विषय में मैं बताऊंगा कि इसके थ्रू कैसे शॉर्ट आउट किया गया, इसको कैसे सुधार किया गया। पर अभी मैं बात करता हूँ कि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1 पहला टॉपिक आता है राजकोषीय घाटा। 90 और 91 के दशक में हमारा राजकोषीय घाटा 8.4% तक चला गया था। राजकोषीय घाटा क्या होता है पहले ये समझ लें। राजकोषीय घाटा बेटा होता है कि जब कोई देश आयात बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे और निर्यात कम, या यूं कह लें कि किसी एक देश के इतने ज्यादा खर्चे हो जाएं कि उसकी आय उस खर्चों को पूरा करने में कम पड़े, बल्कि आधी भी हो जाए। या यूं इन शब्दों में कहूंगा मैं कि किसी भी देश की वह इतने ज्यादा हो जाएं कि आय किसी भी देश की वह ज्यादा हो जाए और आय कम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। और 8.4% बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है। देखने में कम परसेंट लगता है पर जीडीपी का 8.4% बहुत ज्यादा होता है। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन नेक्स्ट टॉपिक में मैं आता हूं। तो भुगतान संतुलन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। भुगतान संतुलन एक ऐसा बिंदु है जब कोई देश दूसरे देश से आयात और निर्यात करता है तो उसको डॉलर में भुगतान करना होता है या उस देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है। तो ऐसी दशा में विदेशी मुद्रा कोष का जो भंडार था हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में बचा था। जैसे मैंने बताया ना, सिर्फ 1 हफ्ते का आयात निर्यात हम कर सकते थे। तो ऐसी दशा में भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। हमने आयात ज्यादा कर रखा था और निर्यात करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती चली जा रही थी, जिससे देश में आर्थिक संकट बढ़ने लगा। अगला टॉपिक आता है विदेशी
भार, भारत चूंकि अब लगातार हम घाटे पे जा रहे थे, अब चूंकि देश चलाना है, जैसे आप एक परिवार चलाते हैं बेटा, तो जब खर्चे होते हैं तो आप क्या करते हैं, कहीं से ऋण लेके उसको पूरा करते हैं, बैंक लोन लेके EMI लेके उसको किस्तों से पटाते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक आय तैयार करते हैं। भारत ने ऋण तो ले लिया परंतु उसको चुकाने में असमर्थ होता जा रहा था। इससे भारत की विश्व बैंक जैसी अन्य संस्थाएं अपने को लोन देने के लिए, भारत ऋण देने के लिए कतरा रही थी। इसके चलते भारत का जो विदेशी ऋण भार है वो 23% तक जीडीपी का बढ़ गया। जीडीपी का 23% कब? 90-91 में। और समझिए उस समय क्या स्थिति रही होगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी देश के राष्ट्राध्यक्षों पर उस चीज का। दूसरा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है बेटा महंगाई, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लुएंस। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये इतनी ऊंचाई पर जा चुकी थी जो 18% देश की जनता का जीना बेहाल था। 18%। अभी अगर आप देखें तो आपको बताता है 6%, 2%, 4%, 18% महंगाई, बहुत लंबा मार्जिन है बेटा। तो इस कारण भी देश की अर्थव्यवस्था काफी चौपट हो रही थी, उसको सुधार करने के लिए प्रयास किया। सार्वजनिक उपक्रम, जो सार्वजनिक उपक्रमों को घाटा लगा। अब सार्वजनिक उपक्रमों को घाटा कैसे लगा? देखिए, क्योंकि हम निश्चित अर्थव्यवस्था में जी रहे थे तो भारत सरकार उस समय निजी संस्थाओं पर काफी ज्यादा उन्होंने क्या लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक, सार्वजनिक उपक्रम चूंकि लाल फीता शाही की सही यूं कहूं कि मैं घूस के चक्कर में उसको पूरा समेट रहे थे, खा रहे थे, लील रहे थे। उसके चलते सार्वजनिक उपक्रम हम लगातार घाटे पर चल रहे थे और उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके चलते भी आर्थिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, है ना। उसके बाद 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था बीमार, असंतुलित एवं लड़खड़ा गई और इसके कारण इस अर्थव्यवस्था का उपचार करना बहुत ही आवश्यक हो गया। ये बात समझिए बेटा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां की उत्पादन पर निर्भर करती है और हमारी उत्पादन क्षमता निरंतर घटती चली जा रही थी, और जब उत्पादन नहीं होगा तो देश विकास नहीं करेगा। और ऐसी स्थितियां ही आर्थिक सुधार के लिए प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। अगर आर्थिक सुधार नहीं होता तो शायद देश किसी दूसरी अवस्था में खड़ा होता। फिर भी आज आप देख रहे हैं उस आर्थिक सुधार का असर आज हमारे देश में आज भी है और हम उसके लिए उस चीज को जी रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।